पबजी गेम की आड़ में की मां की हत्या। सेना में अधिकारी नवीन कुमार सिंह का बेटा पबजी गेम एडिक्ट था, जिसकी वजह से सब परेशान थे। एक दिन पुलिस को घर में साधना की लाश मिली, जिसे गोली मारी गई थी। आखिर इस साधन संपन्न महिला की हत्या क्यों और किसने की? साधना सिंह बहुत बदहवास नजर आ रही थी। 3 बार उसने अपने बेडरूम में रखी अलमारी का लॉकर और ड्रार का सामान उलट-पलट करके अच्छे से चेक कर डाला था। रात को ही उसने 10,000 रुपए अलमारी में रखे थे, वे गायब थे। कहां गए 10,000 रुपए? वह बड़बड़ाई। सारा दिन तो वह घर में ही थी, कोई आया गया भी नहीं। फिर रुपए कहां चले गए? कहीं दक्ष ने वे रुपए चुराकर पबजी गेम में तो नहीं उड़ा दिए? यकीनन रुपए दक्ष ने ही चुराए हैं। साधना सिंह के मन में दृढ़ विचार कौंधा। गुस्से में तनी साधना सिंह बेटे दक्ष को ढूंढती हुई उसके स्टडी रूम आई तो वहां दक्ष कुर्सी पर बैठा दिखाई दे गया। उसके सामने की टेबल पर एक किताब उलटी पड़ी थी। दक्ष के हाथ में मोबाइल फोन था। उसका पूरा ध्यान मोबाइल की स्क्रीन पर था। साधना सिंह के तन बदन में आग लग गई। गुस्से में तो वह पहले ही थी। उसने दक्ष के हाथ से मोबाइल छीनकर टेबल पर पटक दिया और दक्ष को बालों से पकड़कर चीखी, ठहर, मैं खिलवाती हूं तुझे पबजी गेम। साधना सिंह बेरहमी से उसे पीटने लगी। दक्ष रोने लगा। रोते हुए ही बोला, मैं गेम नहीं खेल रहा था मॉम, मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा था। झूठ बोलता है नालायक। साधना सिंह उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मारते हुए चीखी, मेरी अलमारी से 10,000 रुपए गायब हैं। बता वे रुपए तूने क्या किए हैं? मैंने आपके रुपए नहीं लिए हैं मॉम, डैड की कसम ले लो। डैड के बच्चे, तू मोबाइल में गेम्स खेल खेल कर चोर और निकम्मा बन गया है। रुपए चोरी करके गेम्स में उड़ाने लगा है। साधना सिंह गुस्से से उसके बाल पकड़कर हिलाने लगी। नहीं मॉम, मैं चोरी नहीं करता, मैं अब गेम भी नहीं खेलता हूं। दर्द से तड़पते हुए दक्ष बोला, आप प्लीज मेरे बाल छोड़ दो, मुझे मत मारो। मेरे 10,000 रुपए चोरी गए हैं। जब तक तू उन रुपयों के बारे में नहीं बताएगा, मैं तुझे पीटना बंद नहीं करूंगी। दक्ष को साधना सिंह पीटती रही। दक्ष रोता गिड़गिड़ाता मार खाता रहा, लेकिन साधना सिंह के हाथ नहीं रुके। दक्ष मार से जब बेहाल हो गया तो वह उसे घसीटती हुई स्टोर रूम में ले आई और उसमें बंद करती हुई गुस्से से चीखी, तू अब इसी में बंद रहेगा, तुझे खाना भी नहीं मिलेगा। यदि तूने 10,000 रुपए के बारे में नहीं बताया तो मैं कल तुझ पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दूंगी। मार से दक्ष बेहोश सा हो गया था। होश खोने के बाद भी उसके होंठों से मध्यम स्वर निकल रहे थे, मैंने रुपए नहीं चुराए हैं मॉम, मैं निर्दोष हूं। उत्तर प्रदेश के महानगर लखनऊ की यमुनापुरम कॉलोनी में 7 जून 2023 की सुबह असहनीय बदबू से लोग परेशान हो उठे। यह बदबू नवीन कुमार सिंह के घर से आ रही थी। लग रहा था इस घर में कोई चीज सड़ रही है। नवीन कुमार सिंह सेना में जूनियर कमीशन्ड अधिकारी के पद पर तैनात थे। उनकी पोस्टिंग बंगाल के आसनसोल में थी। घर में उनकी पत्नी साधना सिंह 50 वर्ष, बेटी प्रियांशी 10 वर्ष और बेटा दक्ष 16 वर्ष रहते थे। उनके सामने वाले घर में शर्मा दंपति रहते थे। उन्हें कल ही आसनसोल से नवीन कुमार सिंह का फोन आया। उन्होंने शर्मा जी से कहा था कि वह उनके घर जाकर देखें। उनकी पत्नी साधना उनका फोन नहीं उठा रही है, वह साधना से उनकी बात करवा दें। शर्मा जी ने अपनी पत्नी को नवीन कुमार सिंह के घर भेजा था। वह घर के दरवाजे तक पहुंची थी तो उन्हें वहां तेज स्मेल महसूस हुई। दरवाजे पर ही उन्हें नवीन कुमार का बेटा दक्ष मिल गया था। साधना के विषय में पूछने पर उसने बताया था कि मॉम बिजली का बिल जमा करवाने गई हैं। शर्मा जी की पत्नी वापस लौट आई थी। ये बात नवीन सिंह को शर्मा जी ने बता दी थी। आज नवीन कुमार सिंह के घर से आ रही बदबू बढ़ती जा रही थी। इससे शर्मा जी का माथा ठनका। वह अपनी पत्नी से बोले, मुझे लग रहा है नवीन जी के घर में कुछ गड़बड़ हुई है। इस असहनीय बदबू से सांस लेना दूभर हो रहा है। मैं पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दे देता हूं, पुलिस आकर देख लेगी कि माजरा क्या है। असहनीय बदबू है जी, आप पुलिस कंट्रोल रूम में फोन लगाइए, पत्नी ने भी कह दिया। शर्मा जी ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके नवीन कुमार सिंह के घर से आ रही असहनीय बदबू के विषय में बता दिया। यमुनापुरम क्षेत्र का थाना कोतवाली पीजीआई पड़ता था। आधा घंटा में ही कंट्रोल रूम से सूचना पाकर कोतवाली पीजीआई थाना पुलिस यमुनापुरम आ गई।
एसएचओ धर्मपाल नवीन कुमार सिंह के घर के सामने पहुंचे तो घर से आ रही बदबू के कारण उन्हें रुमाल निकालकर नाक पर रखना पड़ा। साथ में आए पुलिस वालों ने भी ऐसा ही किया। इंस्पेक्टर धर्मपाल ने घर के दरवाजे की कालबेल बजाई। दरवाजा दक्ष ने खोला। पुलिस को देखकर वह एक क्षण को विचलित हुआ, फिर तुरंत संभल गया। आपको किससे मिलना है? उसने सामान्य तौर पर पूछा। तुम्हारे पापा हैं घर में? नहीं सर, वह आसनसोल में ड्यूटी पर हैं। मेरे पापा सेना में हैं। ओह, इंस्पेक्टर ने होंठ सिकोड़े। इस घर से बहुत तेज बदबू आ रही है, मुझे अंदर तलाशी लेनी है। दक्ष एक तरफ हट गया। इंस्पेक्टर धर्मपाल ने अंदर बैठक में कदम रखा। वहां सोफे पर 10 साल की प्रियांशी बैठी अपने स्कूल का काम कर रही थी। पुलिस को देखकर वह सहम गई और उठकर अपने भाई दक्ष के पीछे आकर खड़ी हो गई। बैठक में सब सामान्य था। वहां सामने 2 कमरों के दरवाजे नजर आ रहे थे। इंस्पेक्टर धर्मपाल ने बाईं ओर के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। वह बेडरूम था। इंस्पेक्टर धर्मपाल ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, तेज बदबू का झोंका उनकी नाक से टकराया। रुमाल नाक पर होने के बावजूद इंस्पेक्टर धर्मपाल का दिमाग झंझना उठा। उन्होंने रुमाल को नाक पर लगभग दबा ही लिया। उनकी नजर बेड पर पड़ी तो वह पूरी तरह हिल गए। बेड पर एक महिला का शव पड़ा हुआ था जो काफी हद तक सड़ चुकी थी। नजदीक आकर इंस्पेक्टर धर्मपाल ने लाश का बारीकी से निरीक्षण किया। महिला के माथे पर गहरा सुराख नजर आ रहा था, जिसके आसपास खून जमकर काला पड़ गया था। लाश सड़ जाने के कारण चेहरा काफी बिगड़ गया था और उसकी पहचान कर पाना मुश्किल था। लाश के पास ही एक रिवॉल्वर रखा हुआ था। स्पष्ट था इसी रिवॉल्वर से महिला के सिर में गोली मारी गई थी, जिससे इसकी मौत हो गई है। उनके इशारे पर एक पुलिसकर्मी ने रिवॉल्वर पर रुमाल डाला और उसे अपने कब्जे में ले लिया। लाश 2 से 3 दिन पुरानी लग रही थी। उसमें से असहनीय बदबू उठ रही थी। घटनास्थल की बारीकी से जांच कर लेने के बाद इंस्पेक्टर धर्मपाल कमरे से बाहर आ गए। यह लाश किसकी है? उन्होंने बैठक में खड़े दक्ष से सवाल किया। यह मेरी मॉम की लाश है, दक्ष ने सपाट स्वर में कहा। इन्हें मैंने गोली मारी है। इंस्पेक्टर धर्मपाल ने हैरानी से दक्ष की तरफ देखा। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। 16 साल का यह लड़का बड़ी सरलता से अपनी मां को गोली मार देने की बात स्वीकार कर रहा है। क्या यह सच बोल रहा है? तुमने अपनी मां को गोली मारी है? इंस्पेक्टर हैरानी से बोले। क्या तुम ठीक कह रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं सर, मैंने ही अपनी मॉम को गोली मारी है। दक्ष बेहिचक बोला। तुमने अपनी मां को गोली क्यों मारी और यह रिवॉल्वर तुम कहां से लाए हो? इंस्पेक्टर धर्मपाल ने रुमाल में बंधा रिवॉल्वर दिखाकर पूछा। रिवॉल्वर मेरे डैड का है सर, इसका लाइसेंस है डैड के पास। यह रिवॉल्वर उन्होंने सुरक्षा के लिए घर में ही रखा हुआ था। मॉम मुझे पबजी गेम खेलने से मना करती थी, बात बात पर मुझे पीटती रहती थी। मैं कब तक सहन करता सर, इसलिए शनिवार और रविवार की रात को मॉम को गोली मार दी थी। यानी 3 जून और 4 जून 2023 की रात को तुमने अपनी मां की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या किए हुए कई दिन हो गए, क्या तुम इतने समय तक इसी घर में मां की लाश के साथ रहे? और कहां जाते सर, मैं और मेरी बहन प्रियांशी हत्या के बाद से घर में ही हैं। इंस्पेक्टर धर्मपाल को दक्ष की बेबाकी और हिम्मत दिखाने पर हैरानी हो रही थी। मां की हत्या करके यह लड़का अपनी बहन के साथ सड़ती जा रही लाश के साथ बड़ी बेफिक्री से अपने घर में ही जमा रहा है। यह हैरानी की ही बात है। यदि पड़ोसी इस असहनीय बदबू की सूचना पुलिस को नहीं देते तो न जाने कब तक दोनों भाई बहन लाश के साथ घर में ही रहते। इंस्पेक्टर धर्मपाल घर से बाहर आ गए। बाहर आसपास के लोग एकत्र होकर नवीन कुमार सिंह के घर में आई पुलिस के बाहर आने का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। वे लोग यह जानने को उत्सुक थे कि नवीन कुमार सिंह के घर में ऐसी कौन सी चीज सड़ रही है जिसकी बदबू ने सभी को परेशान करके रख छोड़ा है। क्या इस बदबू का राज मालूम हुआ सर? शर्मा जी ने आगे बढ़कर इंस्पेक्टर धर्मपाल से पूछा। हां, दक्ष ने अपनी मां की गोली मारकर 3 दिन पहले हत्या कर दी है। लाश सड़ गई है, यही यहां फैल रही बदबू का कारण है, इंस्पेक्टर धर्मपाल ने बताया। उनकी बात सुनकर सभी हैरान रह गए। दक्ष की मां का नाम बताएंगे आप? इंस्पेक्टर धर्मपाल ने शर्मा जी से पूछा। साधना सिंह था दक्ष की मां का नाम।
शर्मा जी बोले। आप इनके पति का फोन नंबर जानते हैं तो मेरी बात करवाइए शर्मा जी। ठीक है सर। कहने के बाद शर्मा जी ने नवीन कुमार सिंह का मोबाइल नंबर अपने मोबाइल से निकालकर मिलाया। घंटी बजते ही दूसरी तरफ से नवीन कुमार सिंह ने कॉल रिसीव कर ली। हेलो शर्मा जी, मेरी पत्नी साधना आपको नजर आ गई हो तो मेरी बात करवाइए प्लीज। नवीन कुमार सिंह के स्वर में बहुत उतावलापन था। वह अब इस दुनिया में नहीं रही नवीन जी, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। लीजिए, इंस्पेक्टर साहब से बात कीजिए। शर्मा जी ने मोबाइल इंस्पेक्टर धर्मपाल की तरफ बढ़ा दिया। मिस्टर नवीन कुमार सिंह, मैं इंस्पेक्टर धर्मपाल बोल रहा हूं। आपके लिए बड़ी बुरी खबर है। आपके बेटे दक्ष ने आपकी पत्नी साधना सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी है। मेरे बेटे दक्ष ने? ओह! दूसरी तरफ से नवीन कुमार सिंह का घबराया हुआ स्वर उभरा। मुझे ऐसा ही लग रहा था सर, यह दक्ष किसी दिन ऐसा कदम उठा सकता है। मेरा तो सब कुछ उजड़ गया। आप यहां आ जाइए नवीन जी। इंस्पेक्टर धर्मपाल गंभीर हो गए। मुझे आपके बेटे को पुलिस कस्टडी में लेना पड़ेगा। वह अपना गुनाह कबूल कर रहा है। जैसा आप उचित समझें इंस्पेक्टर, मैं लखनऊ आ रहा हूं, नवीन सिंह ने आहत स्वर में कहा और संपर्क काट दिया। इंस्पेक्टर धर्मपाल अपने उच्चाधिकारी को इस घटना की जानकारी देने के लिए अपने मोबाइल से नंबर मिलाने लगे थे। साधना सिंह की लाश को फोरेंसिक जांच करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया था। दक्ष को इंस्पेक्टर धर्मपाल ने कस्टडी में ले लिया था और उसे कोतवाली पीजीआई ले आए थे। यहां लखनऊ के एडिशनल डीसीपी नॉर्थ एसएम कासिम आबिदी मौजूद थे। उनके सामने दक्ष से एक बार फिर पूछा गया, दक्ष, अपनी मां की हत्या तुमने की है, क्या तुम इसे कबूल करते हो? हां, मैंने ही अपनी मॉम की हत्या की है। क्यों? कासिम आबिदी ने गंभीरता से पूछा। मैं पबजी गेम में बहुत ज्यादा उलझा रहता था। मॉम चाहती थी कि मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूं। मैं उनकी बात अक्सर अनसुनी करता था। इसके लिए मॉम मुझे गालियां देती थी, पीटती थी। कई बार वह मुझे कमरे में बंद कर देती थी और खाना भी नहीं देती थी। मेरे मन में धीरे धीरे मॉम के प्रति नफरत भरती चली गई। उसने बताया, जिस रात तुमने मां की हत्या की, उस रात का चुनाव तुमने पहले से कर रखा था। किसी बात से रुष्ट होकर तुमने डैड की रिवॉल्वर अलमारी से निकालकर मां पर गोली चला दी थी। वह 3 जून 2022 का मनहूस दिन था सर। मैं अपने स्टडी रूम में बैठा पढ़ रहा था। मॉम अचानक आई और मुझे मारने लगी थी कि मैंने उनके 10,000 रुपए चोरी करके पबजी गेम में उड़ा दिए हैं। मैंने पापा की कस्में खाई, बहुत कहा कि मैंने 10,000 नहीं चुराए हैं, लेकिन मॉम का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने मुझे पीट पीट कर अधमरा कर दिया, फिर स्टोर रूम में बंद कर दिया। मैं रोता गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन मॉम को मुझ पर दया नहीं आई। तभी मैंने निर्णय ले लिया कि मॉम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरी रात मैंने पापा की रिवॉल्वर निकाली और सो रही मॉम के सिर में गोली मार दी। अपनी मां की हत्या करके तुमने उनकी लाश को बेडरूम में ही पड़े रहने दिया। तुमने ऐसा किसके कहने पर किया? कासिम आबिदी ने दक्ष के चेहरे पर नजरें जमाकर पूछा। मुझे किसी ने कुछ नहीं सिखाया, बस मेरे मन में आया कि मॉम की हत्या की बात लोगों से छिपाकर रखूं। मुझे पापा के फोन आते रहे। वह मॉम का फोन न लगने से परेशान थे। वह मुझसे पूछते रहे कि तुम्हारी मॉम कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही है। मैंने पहले दिन बताया कि मॉम फोन घर में रखकर बिजली का बिल जमा कराने चली गई है। दूसरे दिन पापा ने फिर मॉम के विषय में पूछा तो मैंने उनसे झूठ बोला कि मॉम बाजार गई है। दक्ष कुछ क्षण को चुप रहा, फिर उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने 2 दिन तक मॉम की हत्या करने और लाश घर में होने की बात बड़ी सफाई से छिपाकर रखी। मैं सोमवार को अपने एक दोस्त को घर लाया ताकि आसपास वाले समझें कि मेरे घर में सब सामान्य है। मैंने जोमैटो कस्टमर सर्विस से दोस्त और अपने लिए खाना मंगवाया था। मंगलवार को मैं अपने दूसरे दोस्त को घर लेकर आया। उसे मैंने घर में ही अंडा करी बनाकर खिलाई थी। ओह! एडिशनल डीसीपी दक्ष के शातिर दिमाग पर हैरान हो गए। इंस्पेक्टर धर्मपाल भी हैरान थे कि इस छोटी उम्र में दक्ष कितनी सफाई से मां की हत्या की बात पर पर्दा डालने की कोशिश करता रहा। दक्ष, इंस्पेक्टर धर्मपाल ने एक विचार मन में आने पर पूछा, 2 दिन में तो तुम्हारी मां की लाश सड़ने लगी होगी। क्या तुम्हारे दोस्तों या पड़ोसियों को लाश से उठने वाली बदबू महसूस नहीं हुई? कैसे होती सर, मैं रूम फ्रेशनर का छिड़काव पूरे कमरे में लगातार कर रहा था
ताकि बाहर बदबू न जा सके। सर, मेरे दोस्तों ने पूछा था, तुम्हारी मॉम नजर नहीं आ रही है दक्ष। मैंने बहाना बना दिया था कि वह दादी के पास गई है। दादा की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इसलिए मॉम 2 से 4 दिन वहीं रहेंगी। यही नहीं सर, पड़ोसियों को शक न हो इस कारण मैं क्रिकेट किट लेकर क्रिकेट खेलने भी जाता रहा। घर से बाहर भी मैं टहला ताकि आसपास वाले सब कुछ सामान्य समझें। हूं, बहुत तेज दिमाग है तुम्हारा। एडिशनल डीसीपी एसडीएम कासिम आबिदी ने होंठों को चबाया। यह दिमाग तुम गेम्स में न लगाकर यदि देश हित के काम में लगाते तो तुम्हारे मॉम डैड का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता। तुम पबजी एडिक्ट बन गए, घर का पैसा भी उड़ाने लगे इन फिजूल के गेम्स में। तुम्हारी मॉम अगर तुम पर नाराज होती थीं तो वह गलत नहीं थी। हर मां बाप चाहते हैं उनका बेटा पढ़ लिख कर लायक बने, किंतु अधिकांश बच्चे इन पबजी जैसे गेम्स में अपना जीवन बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। शायद तुम नहीं जानते, हमारी भारत सरकार ने इन गेम्स में उलझे बच्चों द्वारा अपना और अपने परिवार का अहित करने वाली अनेक वारदातों को देखते हुए 2 सितंबर 2020 को अनेक चीनी ऐप और अन्य कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे ऐसे 177 गेम्स पर पूरी तरह बैन लगा दिया था। इसके बावजूद आज भी तुम्हारे जैसे बच्चे इंटरनेट की मदद से ऐसे हानि पहुंचाने वाले गेम खेलते हैं। इसका परिणाम तुम खुद देख लो। तुमने इसी गेम्स के खेलने पर रोका टोकी करने वाली अपनी प्यारी मॉम की हत्या कर दी। मुझे अपनी मॉम की हत्या करने का जरा भी अफसोस नहीं है, दक्ष दृढ़ स्वर में बोला। उसका कत्ल हो जाना ही ठीक था। उसके हाव भाव और आखिरी शब्दों ने एडिशनल डीसीपी और इंस्पेक्टर धर्मपाल को चौंकाया। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा। इन आंखों की भाषा से तय हो गया कि दक्ष के मन में कोई ऐसा राज दफन है जिसे वह होंठों पर नहीं लाना चाहता। वह राज क्या है, इसके लिए इस नाबालिग की काउंसलिंग होनी जरूरी थी। एक आखिरी सवाल और मन में है दक्ष, एडिशनल डीसीपी ने कहा। पूछिए सर। तुमने अपनी मां को गोली मारी थी, तब तुम्हारी बहन भी घर में ही होगी? घर में ही थी सर, मॉम के साथ ही सो रही थी मेरी बहन। गोली की आवाज सुनकर वह घबरा कर उठी। मॉम के माथे से खून निकलते देखकर वह चीखने को हुई थी, लेकिन मैंने रिवॉल्वर उस पर तान कर उसे डरा दिया। मैंने उसे उस रात दूसरे कमरे में बंद कर दिया। दूसरे दिन मैंने उसे बता दिया कि मैंने मॉम को मार डाला है। वह शांत और सामान्य रहे। किसी को उसके व्यवहार से शक हुआ तो वह उसे गोली मार देगा। सर, मेरी बहन प्रियांशी ने डर के मारे जुबान नहीं खोली है। ठीक है, तुम्हें अब हमारे साथ घर चलना पड़ेगा। तुम्हारी मॉम का मोबाइल, तुम्हारा मोबाइल और घर में रखा लैपटॉप हमें कब्जे में लेना है, इंस्पेक्टर धर्मपाल ने कहा। दक्ष उनके साथ जाने के लिए कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसका हाथ पकड़कर इंस्पेक्टर धर्मपाल कक्ष से बाहर आ गए। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी नवीन कुमार सिंह के घर से कोतवाली की ओर जा रही थी। बुधवार 8 जून 2023 को नवीन कुमार सिंह पत्नी की हत्या की खबर सुनकर आसनसोल से लखनऊ आ गए। ट्रेन से उतरकर वह इंदिरापुरी कॉलोनी में अपनी मां मिर्जा देवी और छोटे भाई नीतीश से मिले। उन्हें साधना सिंह की बेटे दक्ष द्वारा हत्या का समाचार देकर कुछ देर रुके। दक्ष नाबालिग था। नवीन कुमार जानते थे उसे जुवेनाइल कोर्ट से अधिक 5 साल की सजा होगी। फिर भी वह बेटे के लिए अच्छे सा अच्छा वकील खड़ा करना चाहते थे। पत्नी बेशक बेटे के हाथों मारी गई थी। अब वह इस दुनिया में नहीं रही थी, लेकिन बेटा था, इकलौता बेटा। वह उसे खोना नहीं चाहते थे। भाई के साथ वह कोतवाली थाना पीजीआई पहुंचे और इंस्पेक्टर धर्मपाल सिंह से मिले। इंस्पेक्टर धर्मपाल ने नवीन कुमार सिंह को बताया कि दक्ष को उन्होंने बाल कल्याण समिति के हवाले सौंप दिया है। दक्ष की काउंसलिंग की गई है और अब इस कहानी में नया मोड़ आ गया है। दक्ष ने खुलासा किया है कि उनके घर में मॉम से मिलने प्रॉपर्टी डीलर और इलेक्ट्रीशियन आकाश का वक्त बेवक्त आना जाना लगा रहता था, जो उसे पसंद नहीं था। उसके बर्थडे पर प्रॉपर्टी डीलर बहुत बड़ा गिफ्ट लेकर आया था। यह बात उसने डैडी को बता दी थी। उस रात मॉम और डैडी के बीच बहुत झगड़ा हुआ था। मॉम का इन दोनों से मेलजोल बढ़ता जा रहा था। एक दिन जब वह अपनी बहन प्रियांशी के साथ दादी के घर गया था, तो मॉम ने प्रॉपर्टी डीलर को घर में सुलाया था। यह बात उसने डैडी को बताई और पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। तब उन्होंने गुस्से में कहा था, दक्ष, मैं वहां होता तो तुम्हारी मॉम को गोली मार देता। दक्ष ने कहा था,
क्या मुझे भी यही करना चाहिए? तो डैडी ने कहा था, जो तुम्हें उचित लगे वह करो। इंस्पेक्टर धर्मपाल ने ये सारी बातें नवीन कुमार सिंह के सामने रखकर उनसे पूछा, क्या दक्ष को आप इस बात के लिए गाइड कर रहे थे कि वह अपनी मॉम को गोली मार दे? नहीं, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? यदि मेरे और मेरी पत्नी के बीच कोई विवाद होता तो उसका फैसला मैं करता। बेटे को नहीं कहता कि वह मां को गोली मार दे। नवीन कुमार सिंह गंभीर स्वर में बोले, दक्ष क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं कि दक्ष पबजी गेम्स एडिक्ट है। वह इंस्टाग्राम पर एक्टिव था। साधना को यह पसंद नहीं था। वह उसे पीटती थी। इसी से क्षुब्ध होकर दक्ष ने उसकी हत्या कर दी। इंस्पेक्टर धर्मपाल ने सिर हिलाया। एक बात और है नवीन कुमार जी, हमें आपकी पत्नी के मोबाइल और लैपटॉप में सभी कॉल और चैटिंग मैसेज डिलीट मिले हैं। उन्हें दक्ष ने उड़ा दिया है ताकि हम उस शख्स तक न पहुंच सकें जो उसे इस हत्या के लिए गाइड कर रहा था। खैर, हमने सभी चीजें फोरेंसिक जांच के लिए लैब में भेज दी हैं। आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आ ही जाएगी। साधना सिंह का शव पोस्टमार्टम के बाद नवीन कुमार सिंह को सौंप दिया गया। उन्होंने बुधवार की शाम को उसका अंतिम संस्कार कर दिया। तीसरे दिन वह उसकी अस्थियां लेकर पैतृक गांव चंदौली चले गए। उनकी बेटी, मां नीरजा देवी और भाई नीतीश उनके साथ में थे। दक्ष को जुवेनाइल कोर्ट में पेश कर दिया गया था, जहां से उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। पुलिस साधना सिंह की हत्या के असली कारण को जानने का प्रयास कर रही थी। इस कहानी में दक्ष और प्रियांशी नाम काल्पनिक है, मगर कहानी वास्तविक घटना पर ही आधारित है। यह कहानी बताने के पीछे हमारा उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि समाज को शिक्षित व सतर्क करना है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं हमारे समाज व क्षेत्र में न हो। यह कहानी क्या सीख देती है, आपके नजरिए से जरूर कमेंट करके बताइए। इस तरह की कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।